स्वामी की मृत्यु के बाद इस घोड़े ने हटने से मना कर दिया और 100 सालों तक लाशें घसीटता रहा, इस उम्मीद में कि अंधेरी ऊर्जा स्वामी को जिला देगी। अनजाने में वह खुद उस ऊर्जा को सोखकर राक्षसी जानवर बन गया। वो युन सोंग वंश के जनरल लियू का घोड़ा था, जिसने आधी जिंदगी उत्तरी सीमा पर दुश्मनों से लड़ते हुए बिताई। करीब 60 साल की उम्र में वह युद्ध की क्रूरता के प्रति कब का सुन्न हो चुका था। हर बड़ी लड़ाई के बाद युद्ध का मैदान मृतकों से पट जाता था। उन दिनों मारे गए लोगों को शायद ही कभी ठीक से दफनाया जाता था, खासकर दुश्मनों को। लाशों को एक साथ ढेर कर दिया जाता था और जल्दी जल्दी ढंक दिया जाता था। समय के साथ युद्ध का मैदान एक सामूहिक कब्र बन गया, जिसमें दसियों हजार लाशें दबी थीं। जनरल के सलाहकार ने उसे एक चेतावनी के साथ एक तरफ खींचा। जनरल लियू ने चेतावनी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बूढ़े घोड़े ने हर शब्द सुना था और उसे अपने दिमाग में कहीं सहेज लिया था। उसी समय कई शाही फरमान आपातकालीन संदेश के जरिए मोर्चे पर पहुंचे। सम्राट की ओर से 4 स्वर्ण पट्टिका वाले आदेश आए, जिनमें जनरल लियू को तुरंत राजधानी बुलाया गया था। वे एक के बाद एक बिना रुके मृत्यु वारंट की तरह आए। पुराने जनरल का कर्तव्य था कि वह आदेश का पालन करे, लेकिन उसके सैन्य सलाहकार ने उसे एक तरफ बुलाया और बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक दुश्मन जासूस को पकड़ा था और पूछताछ में पता चला कि शाही दरबार में एक गद्दार दुश्मन के साथ मिली भगत कर रहा है। मैंने सुरक्षित माध्यम से राजधानी को एक रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। संभवतः गद्दार ने पहले ही दरबार पर कब्जा कर लिया है। यह यात्रा अच्छे से खत्म होने की बजाय बुरी तरह खत्म होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन अगर जनरल सम्राट के बुलावे को ठुकरा देता है तो वह खुद बागी बन जाता है। उन्होंने जाने के लिए सहमति दे दी। जनरल लियू ने मन ही मन सोचा, अगर मैं आज महल से बाहर नहीं निकल पाया तो मरते दम तक उन गद्दारों को अपने साथ ले जाऊंगा और सम्राट को जगा दूंगा। लेकिन जैसे ही बूढ़े जनरल ने राजधानी के द्वार पर कदम रखा, वह तुरंत सैनिकों से घिर गए। जनरल ने वो युन के माथे पर हाथ फेरा। अगर मैं वापस न आऊं तो अपना ख्याल रखना, उन्हें तुम्हें पकड़ने मत देना। वो युन को जैसे समझ आ गया था कि यह विदाई अंतिम है। वह बेचैन और व्याकुल हो गया। यहाँ तक कि जब जनरल का सबसे विश्वस्त सेवक भी पीछे पीछे जाने लगा तो जनरल ने उसे हाथ हिलाकर रोक दिया। जनरल लियू की गिरफ्तारी का आदेश देने वाला दरबार का सबसे शक्तिशाली गद्दार था। बूढ़े जनरल ने उसके अपराधों को सबके सामने गरज कर सुनाया। तू गद्दार सांप है। यह मत सोच कि मुझे तेरी करतूतों का पता नहीं। मैं सम्राट से तेरे सिर की फरियाद करूंगा। लेकिन गद्दार का जवाब सुनकर बूढ़े जनरल की रूह कांप उठी। तुम सोचते हो सम्राट तुमसे मिलना चाहता है? दुश्मन से मिली भगत, विद्रोह की मंशा। नियम के अनुसार तुम्हें 5 घोड़ों से बंधवाकर चीर दिया जाना चाहिए। बूढ़े जनरल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने देश की वफादार सेवा में सब कुछ न्यौछावर कर दिया था और उसका अंत इस तरह हुआ। जनरल लियू को फांसी के मैदान में ले जाने की खबर जल्दी ही उसके सेवकों तक पहुंच गई। दोनों आदमी बुरी तरह हस्तक्षेप करना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वो युन जो पास ही खड़ा था हर एक शब्द सुन रहा था। एक तेज हिनहिनाहट गूंज उठी। वो युन ने एक गगनभेदी चीत्कार निकाली, अपनी रस्सी तोड़ दी और हवा में उछल पड़ा, जैसे उसके पंख हों। कई मीटर ऊंची दीवार को पार कर गया। कट होता है सम्राटी नगर के मेरिडियन द्वार के बाहर। जनरल लियू का सिर और चारों अंग बांध दिए गए थे। रस्सियों के दूसरे सिरे 5 घोड़ों से बंधे थे। जनरल ने गुस्से और विद्रोह में दहाड़ लगाई। गद्दार ने आदेश दिया, शुरू करो। कोड़े की एक मार में ही बूढ़े जनरल को चीर फाड़ दिया जाना चाहिए था, लेकिन जल्लादों ने देखा कि चाहे वे घोड़ों को जितना भी कोड़े मारें, घोड़े हिल भी नहीं रहे थे। भीड़ हैरानी से देख ही रही थी कि उत्तर पश्चिम दिशा से एक गगनभेदी हिनहिनाहट गूंजी। एक काली आकृति भीड़ को चीरती हुई तलवार की तरह निकली, सैनिकों को चारों ओर उड़ा दिया। अराजकता के बीच बिना रुके ऐसे बढ़ते हुए जैसे कोई उसे रोक ही नहीं सकता। गद्दार को आखिरकार समझ आया कि क्या हो रहा है और वह चिल्लाया, तीर छोड़ो। तीरों की एक बारिश उड़ती हुई आई। वो युन ने जनरल के आगे अपना शरीर डाल दिया, हर तीर खुद पर झेल लिया। बूढ़ा जनरल मरने के लिए तैयार था, लेकिन जब उसने अपने दशकों पुराने साथी को अपनी जान बचाने के लिए खून बहाते देखा, अगर वह रुका तो वो युन भी नहीं जाएगा। वह खुद को घोड़े की पीठ पर झुलाकर बैठ गया और वे सैनिकों की लहर दर लहर को चीरते हुए बाहर निकलने लगे। लेकिन सैनिक लगातार आते रहे। उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। वो युन बार बार गंभीर रूप से घायल हुआ। उसकी गर्दन लगभग भेद दी गई थी। गद्दार ने इस अराजकता को होते देखा और अपमानित क्रोध में चिल्लाया। बूढ़ा घोड़ा इंसानों को अच्छी तरह जानता था और उसे ठीक ठीक पता था कि इस सब का जिम्मेदार कौन है। वह मुड़ा और सीधे गद्दार की ओर झपट पड़ा। जनरल लियू ने अपने चारों ओर लिपटी रस्सियों को फेंका और उन्हें गद्दार की गर्दन में कसकर लपेट दिया। उसे मंच से नीचे खींच लिया। आसपास के सैनिकों ने तुरंत गोली चलाना बंद कर दिया। वह गद्दार सम्राट का सबसे प्रिय व्यक्ति था। कोई भी सैनिक उसे चोट पहुंचाने का जोखिम नहीं उठा सकता था और वे केवल बेबस होकर देख सकते थे कि कैसे जनरल उसे घसीटता चला गया। बूढ़े जनरल को यह दृश्य देखकर बेहद संतुष्टि मिली। सैनिक पीछे से पीछा कर रहे थे, लेकिन नगर रक्षक घोड़े वो युन के सामने टिक नहीं सके। वह घने जंगल में घुस गया और गायब हो गया। जब तक सैनिक आखिरकार गद्दार तक पहुंचे, तब तक उसका आधा शरीर ही बचा था। आदमी और घोड़ा बिना रुके 30 या 40 ली दौड़ चुके थे। बूढ़ा जनरल हाँफ रहा था। उसने वो युन की बगल में धीरे से अपनी अड़ियां थपथपाई, उसे रुकने का इशारा दिया। वो युन पास की झाड़ियों में घुस गया। ये सुनिश्चित किया कि आसपास कोई खतरा नहीं है, फिर रुक गया। बूढ़े जनरल ने कमजोर होकर वो युन की पीठ थपथपाई, फिर दर्द से अपना पेट पकड़ लिया और खून की उल्टी कर दी। सच तो यह है कि एक सैनिक के रूप में जिस दिन मैंने पहली बार युद्ध के मैदान पर कदम रखा था, उसी दिन मैंने युद्ध में मरने का मन बना लिया था, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सका। देशद्रोहियों द्वारा चलाए जा रहे देश में इस तरह मरना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। धन्यवाद पुराने दोस्त, तुम्हारी वजह से मैं बेकार मौत नहीं मरा। उस गद्दार को मारना मेरे देश के प्रति मेरी वफादारी के लिए काफी है। उसी समय वो युन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई।
उसने तुरंत सिर घुमाकर देखा और महसूस किया कि बूढ़े जनरल को भी एक तीर लगा है। एक तीर उसकी छाती को पूरी तरह चीरता हुआ निकल गया था। इसे निकालना बहुत खतरनाक था। अब खून बहना रोकना भी बहुत देर हो चुकी थी। अब तक जिंदा रहना सिर्फ मेरी जिद की वजह से है। अगर अगला जन्म मिला तो फिर से साथ में युद्ध लड़ेंगे। यही उसके आखिरी शब्द थे। इतने सारे योद्धा अपने देश की रक्षा करते हुए मारे गए, लेकिन उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया। लेकिन वू यून इसे स्वीकार नहीं कर सका। वह और बूढ़े जनरल ने पूरी जिंदगी साथ में लड़ाई लड़ी थी। न जाने कितनी बार वे दोनों लाशों के ढेर से निकलकर जिंदा लौटे थे। ऐसा रिश्ता अब मालिक और सेवक से कहीं आगे बढ़ चुका था। वे भाई थे जिन्होंने साथ में मौत का सामना किया था। एक करुण पुकार गूंजी और पूरे पर्वत श्रृंखला में गूंज उठी। वो युन ने जनरल के शव को उठाया और जंगल से होते हुए सरपट दौड़ता हुआ फिर सीमा की ओर उस घाटी में लौट गया जहां मरे हुए सैनिकों को दफनाया जाता था। वो युन को वह बात याद आई जो साधु ने कही थी, अगर जनरल वापस आ सकते हैं, चाहे वे किसी भी रूप में लौटें, शायद वह इसे स्वीकार कर सके। वो युन लाशों के पहाड़ को घूरता रहा। जब से जनरल लियू को राजधानी वापस बुला लिया गया था, तब से इस जगह की देखभाल किसी ने नहीं की थी। ये जगह सड़ने के लिए छोड़ दी गई थी और यहाँ की काली ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा घनी हो गई थी। वो युन ने अपने चारों खुरों से लगातार जमीन खोदी जब तक कि उसके खुर छिलकर लहूलुहान नहीं हो गए। वह रुका नहीं, गड्ढा आकार लेने लगा। उन दिनों और रातों में किसी को नहीं पता था कि वो युन को इतना बड़ा गड्ढा खोदने, फिर उसमें हजारों हजार लाशें डालने और सबसे ऊपर बूढ़े जनरल की लाश रखने, फिर सब पर मिट्टी डालने में कितनी कीमत चुकानी पड़ी थी। एक बार जब टीला भर गया तो वो युन ने पत्थर इकट्ठा किए और जनरल के विश्राम स्थल पर एक स्मारक बनाया, इस आशा में कि कोई भी गुजरने वाला यात्री जान सके कि यह जनरल की विश्राम स्थली है, एक ऐसा स्थान जो चढ़ावे और श्रद्धा के योग्य है। लेकिन इसका एक और उद्देश्य भी था, मृतकों को जन्म देना, जनरल को वापस लाना। आने वाली सदियों में वह आसपास की जमीनों पर और शवों की तलाश में छापे मारता रहा, उन्हें उस विशाल गड्ढे में डालता रहा, कभी यह महसूस किए बिना कि वर्षों तक दिन रात मृत्यु की ऊर्जा को सोखते सोखते वह खुद धीरे धीरे एक राक्षसी जीव बन गया था।